आरजेडी विधायक की तबीयत नासाज। घटना को लेकर कार्यकर्ताओं में मची अफरा तफरी। सीने में दर्द होने के कारण अनवर आलम की बिगड़ी तबीयत। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर प्रशासन सख्त। अवैध तस्करी पर लगाम लगाने के लिए कई जगहों पर हुई छापेमारी। लगभग 5.5 लीटर शराब हुआ जब्त। मुजफ्फरपुर में दिन दहाड़े हुई लूट की वारदात। अस्पताल के कर्मी से लूटी गई 5 लाख की रकम। मामले की जांच में जुटी पुलिस। और दरभंगा प्रशासन ने चलाया वाहन चेकिंग अभियान। एक व्यक्ति को 1 करोड़ की रकम के साथ किया गिरफ्तार। गिरफ्तार व्यक्ति से पूछताछ जारी। नमस्कार, बिहार एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आदर्श तिवारी और आज का दिन बेहद अहम रहा। एक तरफ जहां एनडीए ने सीटों का बंटवारा किया है तो दूसरी तरफ जेडीयू आरजेडी की तरफ से भी सीटों का बंटवारा हुआ है। यानी महागठबंधन और एनडीए दोनों की तरफ से सीटों का बंटवारा हो चुका है। सबसे पहले आज आपको दिखाते हैं कि जेडीयू की तरफ से कहां से किसे उम्मीदवार बनाया गया है। नवादा की बात की जाए तो कौशल यादव को चुनावी मैदान में उतारा गया है। जेडीयू के पहले चरण के 28 उम्मीदवार घोषित हो गए हैं। दिनारा से जय कुमार सिंह चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमाते हुए नजर आएंगे। वहीं सुदर्शन बरबीघा से जेडीयू के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। राजीव लोचन मोकामा से जेडीयू की टिकट पर ताल ठोकते नजर आएंगे। वहीं दामोदर रावत झाझा से चुनावी मैदान में है। पहले चरण के 28 उम्मीदवार जेडीयू ने घोषित कर दिए हैं। वशिष्ठ सिंह करहगढ़ से चुनावी मैदान में है जेडीयू के टिकट पर। वहीं सूर्यगढ़ा से रामानंद मंडल जेडीयू ने इन्हें टिकट दिया है। कुसुम लता कुशवाहा जगदीशपुर से जेडीयू उम्मीदवार होंगी और 28 उम्मीदवार घोषित कर दिए गए हैं। पहले चरण के प्रभुनाथ प्रसाद अगियाओं से चुनावी मैदान में जेडीयू की टिकट पर है। वहीं कुर्था से सत्यदेव सिंह पर जेडीयू ने दांव खेला है और मनोज यादव को बेलहर से जेडीयू ने चुनावी मैदान में उतारा है। ये जो हम आपको दिखा रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए, जमालपुर से शैलेश कुमार जेडीयू के टिकट पर चुनावी मैदान में 28 उम्मीदवार जिनके नाम घोषित किए गए हैं जेडीयू ने अपने पहले चरण के, उसमें नागेंद्र चंद्रवंशी का नाम है जो नोखा से लड़ेंगे चुनाव। वहीं ललित कुमार मंडल सुल्तानगंज से अपनी किस्मत आजमाते नजर आएंगे। लल्लन पासवान चेनारी से चुनावी मैदान में हैं। ये बड़े नाम कौशल यादव जो नवादा से जेडीयू के टिकट पर चुनावी मैदान में है। और अब आपको आरजेडी के उम्मीदवार दिखाते हैं जिन्हें पहले चरण के लिए टिकट मिला है। ग्राफिक्स के जरिए जल्दी से हम आपको दिखाना चाहेंगे। देखिए, बात की जाए आरजेडी के तो पहले चरण के 22 उम्मीदवार घोषित हुए हैं। इसमें मुख्य नाम आपको बता देते हैं। रामगढ़ से सुधाकर सिंह, शाहपुर से राहुल तिवारी चुनावी मैदान में। आरजेडी के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है कि कैसे सत्ता में वापसी की जाए। महागठबंधन के सहारे सावित्री देवी चकाई से जीत हासिल करने के लिए चुनावी मैदान में है। वहीं सुदय यादव जहानाबाद से आरजेडी की टिकट पर चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमाते नजर आ रहे हैं। राम विशुन सिंह जगदीशपुर से आरजेडी के उम्मीदवार हैं। विजय सम्राट शेखपुरा से आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ने वाले हैं। अनीता देवी नोखा से 22 उम्मीदवार जिनके नाम की घोषणा हो चुकी है आरजेडी की तरफ से। इसमें राजेंद्र यादव झाझा से हैं। वहीं विजय प्रकाश जमुई से हैं। विजय प्रकाश जो जमुई से आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। वहीं सूबेदार दास मखदूमपुर सीट से चुनावी मैदान में है। समीर कुमार महासेठ मधुबनी से, रामदेव यादव को बेलहर से आरजेडी ने चुनावी मैदान में उतारा है। ये 22 उम्मीदवार जो घोषित किए गए हैं आरजेडी की तरफ से, उनके नाम हम आपको बता रहे हैं। गोह से भीम सिंह चुनावी मैदान में है। डब्लू सिंह नवीनगर से हैं और इसके साथ ही ऋषि सिंह ओबरा से हैं। ये बड़े नेता जिनका नाम हम बता रहे हैं। और ऐसे में मखदूमपुर की बात की जाए जो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, मखदूमपुर की सीट बेहद दिलचस्प है क्योंकि ये जो सीट है यहां से देवेंद्र मांझी जो कि जीतन राम मांझी के दामाद हैं वो चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि अभी तक आज सिर्फ और सिर्फ एनडीए में सीटों का ऐलान हुआ है, बंटवारा हुआ है और जेडीयू से 7 सीटें माफ कीजिएगा,
ये हम पार्टी को मिलने वाली है और अगर हम पार्टी के खाते में ये सीट जाती है तो यहां से जीतन राम मांझी के दामाद देवेंद्र मांझी आरजेडी के उम्मीदवार के सामने होंगे और टक्कर देते नजर आएंगे। अनुसूचित जाति के लिए सीट आरक्षित है, आपको यह भी बताते चले। और ऐसे में सूबेदार दास जो कि आरजेडी के उम्मीदवार हैं, वो सीधे तौर पर अगर जीतन राम मांझी के दामाद को टिकट मिलता है तो एक बहुत बड़ी टक्कर इस सीट से होने वाली है। ग्राफिक्स के जरिए हमने आपको बताया कि किस तरीके से कहां पर किसे अभी तक टिकट मिल चुका है। आगे भी आपको समझाते रहेंगे कि कहां से किसने उतारा चुनावी मैदान में और कहां की टक्कर है। बेहद दिलचस्प। अब आगे बढ़ते हैं, बात भोजपुर की करते हैं, जहां से बड़ी खबर सामने आ रही है। जहां शहर से सटे मुफस्सिल थाना क्षेत्र के दौलतपुर में मंगलवार की शाम आरा के वर्तमान आरजेडी विधायक अनवर आलम की अचानक तबीयत काफी बिगड़ गई है, जिसके बाद आनन फानन में उन्हें इलाज के लिए पटना ले जाया गया है। घटना को लेकर ग्रामीणों और कार्यकर्ताओं के बीच अफरा तफरी का माहौल हो गया और एक्सक्लूसिव तस्वीर में हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से ये कार्यकर्ता जिनमें अफरा तफरी का माहौल हो गया। जिले के कई लोगों ने उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की। आपको बता दें कि मंगलवार को आरा विधायक अनवर आलम अपने आवास पर कार्यकर्ताओं के साथ चुनाव में आगे की रणनीति को लेकर विचार विमर्श कर रहे थे। इसी दौरान कई लोगों ने अपना वक्तव्य दिया। इसी बीच उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई। उनके सीने में दर्द की शिकायत थी। आनन फानन में उन्हें इलाज के लिए नजदीकी के अस्पताल ले जाया गया, जहां से उन्हें पटना रेफर कर दिया गया है। इस आयोजित सभा में पहुंचे कुछ कार्यकर्ताओं ने कहा कि पार्टी ने जो भी फैसला लिया है हम उनके साथ हैं, जबकि दूसरी ओर कुछ कार्यकर्ताओं ने कहा कि अगर इन्हें आरा से टिकट नहीं मिला तो हम पार्टी पर दबाव बनाएंगे कि उन्हें एमएलसी बनाया जाए। वहीं कुछ कार्यकर्ताओं ने यह भी कहा है कि किस आधार पर आरा से महागठबंधन ने वैसे कैंडिडेट को टिकट दिया है जिसे जिला पूरी तरह पहचानती भी नहीं है। अनवर आलम आरजेडी से टिकट कटने से काफी हताश और निराश भी हैं। टिकट कटने के बाद आरजेडी के वर्तमान विधायक अनवर आलम ने सोशल मीडिया के माध्यम से आरजेडी पार्टी पर ही निशाना साधा है। ये वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब कार्यकर्ताओं को एकजुट करने की कवायद में अनवर आलम जुटे थे। अचानक उनकी तबीयत बिगड़ी। सीने में दर्द की शिकायत के बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां से उन्हें पटना रेफर कर दिया गया है। तो वहीं बिहार में विधानसभा चुनाव को देखते हुए प्रशासन ने आपराधिक गतिविधियों पर पैनी नजर रखी हुई है। अवैध तस्करी पर लगाम लगाने के लिए प्रशासन ने कई जगहों पर छापेमारी की है। छापेमारी के इसी क्रम में औरंगाबाद में उत्पाद विभाग ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए कार और ऑटो से लगभग 5.5 लीटर शराब जब्त की है। उत्पाद कीमत सुरक्षा के निर्देश पर टीम गठित की गई और हम लोगों ने छापेमारी की, इसमें बहुत बड़ी सफलता हाथ लगी। एक ऑल्टो कार पकड़ी गई चतरा मोड़ के पास से, जिसमें 195 लीटर 26 पेटी शराब, 195 लीटर अवैध देसी शराब पकड़ी गई। एक ऑटो पकड़ाया चरका चेक पोस्ट पर, जिसमें 156 लीटर अवैध देसी शराब पकड़ी गई और एक ऑटो पकड़ा गया रामा बांध के पास से, जिसमें 46.8 लीटर अवैध देसी शराब पकड़ी। गया में ओटीए लाइन एरिया परिसर में 27 बिहार बटालियन एनसीसी कार्यालय परिसर में कमांडिंग ऑफिसर कर्नल दीप चंद और प्रशासनिक अधिकारी हरमेक सिंह के विदाई समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान उपस्थित सैनिकों और सिविल कर्मचारियों को सहयोग के लिए कमांडिंग ऑफिसर कर्नल और प्रशासनिक अधिकारी ने आभार प्रकट किया और साथ ही सीओ कर्नल दीप चंद के नेतृत्व में बटालियन में हुए कार्यों की सराहना भी की है। मुजफ्फरपुर जिले में बाइक सवार लुटेरों ने लूट की घटना को अंजाम दिया है। निजी अस्पताल के कर्मी से 5 लाख रुपए की लूट हुई है। आपको बता दें कि अस्पताल कर्मी नगर थाना क्षेत्र के एसबीआई की शाखा में रुपयों को जमा करने जा रहा था, तभी लुटेरों ने उसे लूट लिया। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। मामला नगर थाना क्षेत्र के मरीन ड्राइव रोड के पास का बताया जा रहा है।
की हॉस्पिटल के स्टाफ की सैलरी के लिए हम 5 लाख रुपया सर हमको चेक दिए थे, वो निकाल के हम जा रहे थे। पीछे से पल्सर ब्लैक रंग का गाड़ी था, व्हाइट रंग का शर्ट पहने हुए है, पतले दुबले लड़का है, हेमलेट नहीं है। वो मेरे पीछे से आके और हमारा झोला हमसे हाथ से छीन। ये पुरान नया रोड जो बना है रामेश्वर सिंह कॉलेज से पीछे। पट्टा मार कर सकते थे। क्या सर कार्रवाई हो रही थी? कार्रवाई देख रहे हैं आगे। कि राशि क्या है, कितनी राशि? 5 लाख। बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों के साथ साथ प्रशासनिक स्तर पर भी सुरक्षा समेत अन्य तैयारियों को सुनिश्चित करने की कवायद जारी है। इसी क्रम में लखीसराय विधानसभा चुनाव शांतिपूर्ण वातावरण को लेकर आरक्षी अधीक्षक सुशील कुमार के निर्देश पर सीमा सशस्त्र बल के जवानों ने बढ़िया थाना अध्यक्ष डीके पांडे के नेतृत्व में फ्लैग मार्च निकाला। फ्लैग मार्च शहर के विभिन्न चौक चौराहों से होते हुए गुजरा। इस संबंध में थाना अध्यक्ष डीके पांडे ने बताया कि एसपी के निर्देश पर लखीसराय विधानसभा क्षेत्र के बढ़िया नगर पंचायत में शांति व्यवस्था बनाए रखने और क्राइम रिकॉर्ड में अंकित अपराधियों के लिए छापेमारी भी की गई है। रेबुल एरिया में मार्च कराने वहीं मार्च हो रहा है। अपराधियों जो फरार हैं उनके खिलाफ छापेमारी चल रही है। वारंट एवं कोशिश करने का क्या लगता है इस फ्लैग मार्च से हड़कंप लोगों के बीच में से सामाजिक तत्वों के बीच जरूर खौफ होगा। पुलिस को हाथ से एक बड़ी सफलता लगी है। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए वाहन जांच के दौरान पुलिस ने 1 करोड़ रुपए के साथ एक शख्स को गिरफ्तार किया है। ये गिरफ्तारी पुलिस ने जिले के बिशनपुर थाने से की है। मामले के बारे में बताया जा रहा है कि पुलिस ने शक के आधार पर युवक को बैग समेत पकड़ा और जब बैग खोला तो नोटों से भरा हुआ ये पूरा का पूरा बैग पाया। फिलहाल युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है और मामले में पूछताछ भी जारी है। लंबी खींचतान के बाद एनडीए में सीटों का बंटवारा जरूर हो गया है। एक तरफ जहां जेडीयू 122 सीटों पर चुनाव लड़ती नजर आएगी तो वहीं बीजेपी के खाते में 121 सीटें गई हैं। अब बीजेपी को इसमें से अपनी सीटों में से वीआईपी पार्टी को सीटें देनी है तो वहीं दूसरी तरफ जेडीयू को अपनी सीटों में से हम पार्टी को सीटें देनी है। लेकिन अगर चुनावी पोस्टर की बात की जाए तो ना आपको उसमें वीआईपी पार्टी नजर आएगी ना आपको हम पार्टी नजर आएगी। आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? आखिर क्यों दोनों पार्टियां एनडीए के पोस्टर से गायब हैं? नवीन शर्मा की रिपोर्ट देखिए। बाद आज बीजेपी और जेडीयू में सब कुछ सामान्य हो गया। दरअसल मैं सामान्य इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज एनडीए ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें बीजेपी और जेडीयू के तमाम नेता शामिल हुए। मेरे पीछे एक बैनर पहले मैं आपको दिखाता हूं कि इस बार एनडीए का चेहरा अलग कैसे होगा। देखिए अमूमन एनडीए जब भी चुनाव लड़ी है उसमें लोजपा जो है साथ रहा है, लेकिन इस बार जो है वो थोड़ा अलग होगा क्योंकि बैनर में लोजपा आपको कहीं नहीं दिखेगा। अगर सामने इस पूरी तस्वीर को आप देखेंगे तो एक तरफ बीजेपी और दूसरी तरफ जो है जेडीयू जो है शामिल है। यानी साफ तौर पर स्पष्ट है कि एनडीए का चेहरा इस बार जेडीयू और बीजेपी ही होंगे। तो निश्चित तौर पे इस बार का चुनाव जो है बेहद खास होगा। हालांकि 2 लोगों को और शामिल किया गया है इसमें, एक वीआईपी और दूसरी अगर बात करें तो हम, यानी वीआईपी और हम को भी जो है एनडीए के तहत सीट देने की बात कही गई है। दोनों ही लोगों को सीट बीजेपी और जदयू अपने अपने कोटे से देगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि उनको बैनर में कोई जगह नहीं दिया गया है, यानी एनडीए का चेहरा बीजेपी और जदयू होंगे। हालांकि जो उनके साथ जरूर ये दोनों दल शामिल होंगे। तो देखना होगा इस बार का चुनाव कितना खास होगा और एनडीए केवल बीजेपी और जदयू के ही जो है चेहरे पर चुनाव लड़ेगी। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ नवीन शर्मा, साधना न्यूज, पटना। बिहार में कोरोना संक्रमण के प्रति अस्पताल और स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। इलाज में लापरवाही का मामला मधेपुरा से स्थित जननायक कर्पूरी ठाकुर मेडिकल कॉलेज का है, जहां इलाजरत कोरोना मरीज की अस्पताल की लापरवाही के कारण मौत हो गई।
मामले के बारे में बताया जा रहा है कि अस्पताल में इलाज करने आए मरीज की 1 घंटे में इलाज के अभाव में मौत हो गई। मरीज के परिजन का आरोप है कि कई बार चिकित्सक और नर्सिंग स्टाफ को मरीज के बिगड़ते हालात की जानकारी दी गई, लेकिन 1 घंटे तक कोई नहीं आया, लिहाजा उनकी मौत हो गई। मरीज के मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल प्रशासन के खिलाफ जमकर बवाल काटा। तो फिर कोई सेंटर के बाहर ही बैठा के तो बीपी वगैरह टेस्ट किया गया उनका। भैया वहां से पैदल लाए थे, फिर लिफ्ट से लाए, फिर यहाँ सेंटर के बाहर बैठा है। तो अंदर में 2 नर्स थी, उनको हम पेपर दिए वहां से। तो फिर चेक करने के बाद वो ले गई अंदर में, जाकर फिर ऑक्सीजन लगा दी। 12-13 बार हम गए नर्स को कहने के लिए कि सिस्टर जाके एक बार देख लीजिए, प्रॉब्लम ज्यादा हो रहा है, अगर बढ़ाना है। बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर चुनावी गहमा गहमी काफी बढ़ गई है। सीट शेयरिंग और दलों की जोड़तोड़ की प्रक्रिया के साथ साथ बयानबाजी का सिलसिला भी चरम पर है। महागठबंधन से अलग होने के बाद अपनी चुनावी प्लानिंग और रणनीतियों को लेकर हमेशा से सवालों का सामना करने वाली आरएलएसपी पार्टी ने अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा की अध्यक्षता में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां जमुई के पूर्व बीजेपी विधायक अजय प्रताप सिंह ने आरएलएसपी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। इस दौरान मीडिया को संबोधित करते हुए उपेंद्र कुशवाहा ने पहले चरण के चुनाव के उम्मीदवारों के सवालों को सीधे रूप से दरकिनार करते हुए सिर्फ अजय प्रताप सिंह के सदस्यता ग्रहण करने की जानकारी दी। जहां तक है तो सूची जारी करेंगे तो फिर विशेष जानकारी आपको मिलेगी। फिलहाल इतनी ही जानकारी कि अजय प्रताप जी विधायक पूर्व कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह जी के सुपुत्र आज राष्ट्रीय लोक समता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। खबर मोतिहारी से दिखाते हैं, जहां रामगढ़वा पंचायत के लोगों ने वोट बहिष्कार करने का फैसला ले लिया है। आपको बता दें कि सरकार और प्रशासन के खिलाफ रामगढ़वा पंचायत के लोगों में खासी नाराजगी है। ग्रामीण नेताओं के विकास के झूठे वादों से इस कदर नाराज हैं कि लोगों ने वोट बहिष्कार करने का फैसला ले लिया है। ग्रामीणों का कहना है कि सीएम नीतीश कुमार की 7 निश्चय योजना में गांवों को सड़क से जोड़ना उनकी पहली प्राथमिकता थी, लेकिन सरकार और प्रशासन की उदासीनता को देखते हुए सड़क की हालत ऐसी है कि यहां पैदल चलना भी मुश्किल है। इसके साथ ही ग्रामीणों ने गंडक नदी से हर साल होने वाली तबाही की बात कही है, जिसके बाद नाराज ग्रामीणों ने वोट बहिष्कार करने का फैसला लिया है। इस दौरान ग्रामीणों में स्थानीय विधायक और सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ नाराजगी देखने को मिली। ये सब रोड कितना खराब है, इतना स्थिति खराब है रोड का। पैदल चलने वाला गोड़ फूट जाता है, साइकिल पर चलने साइकिल से गिर के पैर टूट जाता है, मोटरसाइकिल खराब हो जाता है, इतना स्थिति खराब है यहाँ का। अब प्रमोद जी हमारे हैं तो कभी आज तक देखने 3-3 बार बाहर आ गया है, इस अगले महीने से इस महीने तक ले कभी आज तक देखने नहीं है सुरहा गांव के लिए है। इसलिए हम लोग प्रमोद कुमार को बहिष्कार करना चाहिए, उनको वोट नहीं देना चाहते हैं। तो कोई समस्या हमनी का नहीं मिलेगा, राशन नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा हमनी का गाँव नगर में। आपको रोड को लेकर किस तरह का समस्या? रोड के लिए समस्या है, हमका रोड बनेगा तब वोट देंगे, ना रोड बने। खबर दानापुर से है, जहां एक बार फिर दहेज की लालच में विवाहिता को मौत के घाट उतार दिया गया। आपको बता दें कि ससुराल पक्ष के लोगों ने पहली विवाहिता की हत्या की और फिर उसके शव को गायब कर दिया। मृतका के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर आरोप लगाया है कि वो उनकी बेटी के साथ मारपीट करते थे और उसको प्रताड़ित करते थे। पिछले 2 अक्टूबर को विवाहिता अपनी बहन से फोन पर बात भी कर रही थी, लेकिन अचानक 3 अक्टूबर को उसके लापता होने की खबर मिली, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई, जिस पर दानापुर पुलिस एसपी के आदेश पर मामला दर्ज किया गया और आगे की कार्रवाई शुरू की गई। और दहेज की भेंट ये विवाहिता चढ़ गई है। देखिए आज भी किस तरीके से दहेज के दानव इस समाज में जिंदा है। जब बात की जाती है कि दहेज को पूरी तरीके से समाज से खत्म करना है, कानून बन जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी ये दहेज के दानव मानने को तैयार नहीं होते हैं और विवाहिता को मौत के घाट उतार दिया जाता है। दानापुर से ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर ये लेटर दिया गया है और साथ ही कार्रवाई की मांग की गई है। खबर है कि विवाहिता के 1 दिन पहले अपनी बहन से बात हुई और उसके बाद से ही वो गायब थी। उसके बाद फिर
ये जानकारी मिली कि उसकी मौत हो गई। विवाहिता की हत्या का आरोप ये ससुराल पक्ष के लोगों पर लगा है और इसके साथ ही शव को गायब करने का आरोप भी लगा है। जरा समझिए इस पूरे मामले को, किस तरीके से आज भी समाज में ये दहेज के दानव जिंदा है। जब हम देखते हैं कि बिहार में सबसे बड़ी मानव श्रृंखला बनती है और उस मानव श्रृंखला के जरिए दहेज को खत्म करना और साथ ही समाज से कई कुरीतियों को खत्म करने के लिए यह मानव श्रृंखला बनाई जाती है, यानी कि हम सब इन कुरीतियों के खिलाफ एक साथ हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरीके की घटनाएं निकलकर सामने आती हैं जहां पर न सिर्फ इस विवाहिता को मौत के घाट उतार दिया जाता है बल्कि उसके बाद शव भी गायब हो जाता है। यह आरोप लगाया गया है परिजनों की तरफ से ससुराल पक्ष पर। वहाँ से फोन किए कि आपकी लड़की घर से लापता है। उसके बाद हम उनके घर गए। घर गए के बाद इन्हें हम कहे कि जांच पड़ताल किए, हित नेता के यहाँ पता किए तो ये लोग चुपचाप घर में बैठे हुए थे, कोई छानबीन कुछ नहीं किया। मैं पूरे हित नेता के यहाँ छानबीन कर ली, कुछ तरह कोई दिक्कत को पता नहीं चला। अंत मैंने कल थाना में गया, थाना बोला कि अभी आप खोजबीन कीजिए, अभी केस आपको नहीं लूंगा। अभी मैंने थाना में FIR करने गए, थाना प्रभारी से लोग मिले नहीं दिया, कहा कि जाओ अभी 5 दिन 10 दिन के बाद किसी भी मिले, ऐसे होगा उसे। मैं एसपी के पास गया, एसपी तुरंत थाना प्रभारी को फोन किया, तुरंत अभी लोग केस लिया है। अपना बच्ची की शादी किए थे सुल्तानपुर 2018 में 10 जुलाई को। तो मतलब कि ये लोग जैसे मेरा बच्ची लास्ट कॉल की है 2 तारीख को अपने बहन को मैसेज भेजी थी कि दीदी मेरे पास जल्दी कॉल करो। तो मेरा दूसरा बच्ची थी जो मतलब कि कुछ काम कर रही थी उस समय, वो फोन नहीं उठाई है। फिर वो फोन की ना तो ये लोग बोले कि हम घर पर नहीं है, टाल मटोल करने लगे जो मेरा दामाद हुए थे। उसके बाद हम लोग इनके घर पाए तो ये लोग सही तरीका से लोग नहीं बता रहा था। एक कोई फिर ये लोग दूसरा का दिन फोन किए हैं, कोई कहा कि 2 बजे लड़की गायब हुई है। बिहार विधानसभा निर्वाचन के पहले चरण के मतदान को लेकर नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। हालांकि कुछ सीटों को छोड़कर अन्य सीटों पर असमंजस की स्थिति बनी हुई है, जिसकी वजह से नामांकन प्रक्रिया के 4 दिन बाद कुल 4 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में 32 प्रत्याशियों ने नामांकन पर्चा खरीद लिया है और आज 3 उम्मीदवारों ने नामांकन पर्चा दाखिल किया है। इसमें बक्सर विधानसभा क्षेत्र से एक स्वतंत्र प्रत्याशी, ब्रह्मपुर सीट से एक आरजेडी के उम्मीदवार और डुमराव सीट से आरजेडी के चर्चित उम्मीदवार के रूप में जाने माने वाले सुनील कुमार ने नामांकन पर्चा दाखिल किया है। इसी को लेकर उम्मीदवार ने जीत का दावा किया और मूलभूत सुविधाओं को दुरुस्त करने की बात भी कही है। अब लगातार जैसे जैसे तारीख बेहद नजदीक आ रही है, वैसे वैसे नामांकन पर्चा दाखिल करने का सिलसिला भी तेज हो गया है। पहले चरण के मतदान को लेकर नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और ऐसे में नामांकन प्रक्रिया के 4 दिन बाद कुल 4 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में 32 उम्मीदवारों ने नामांकन पर्चा खरीद लिया है और आज 3 उम्मीदवारों ने नामांकन पर्चा दाखिल भी किया है। इसमें एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है तो दूसरी तरफ 2 कैंडिडेट आरजेडी के हैं, अलग अलग विधानसभा सीटों से। लोगों ने हम जनता के उम्मीदवार बने हैं, मैं निर्दलीय न हूं, जनता ने हमको टिकट दिया है, जनता का टिकट पर मैं चुनाव लड़ रहा हूं। अच्छा, अपनी जीत को लेकर के कितने आश्वस्त हैं आप? जनता हमको खड़ा कराई है और जनता जिताएगी निश्चित रूप से, हमको विश्वास है। अब खबर शेखपुरा से है, जहां भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से कार्यालय में महागठबंधन के उम्मीदवार विजय सम्राट सीपीआई माले, सीपीएम और कई सहयोगी दलों के सहयोग मांगने के लिए पहुंचे। वहीं कार्यालय में सीपीआई जिला सचिव प्रभात कुमार पांडे, सीपीआई माले के जिला नेता कमलेश प्रसाद सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे।
इस दौरान विजय सम्राट ने कहा कि शेखपुरा की आम जनता का ख्याल रखते हुए महागठबंधन के नेता और कार्यकर्ताओं को वो सम्मान देते रहेंगे। वहीं कार्यालय में मौजूद महागठबंधन के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने अपने उम्मीदवार को जिताने के लिए संकल्प भी लिया है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी कार्यालय की तस्वीर, जहां महागठबंधन के उम्मीदवार विजय सम्राट आरजेडी पार्टी से हैं और वो सीपीआई माले, सीपीएम और कई सहयोगी दलों से सहयोग मांगने के लिए पहुंचे। यानी महागठबंधन का वाम दल जो हिस्सा है, उनके कार्यकर्ताओं से, उनके नेताओं से मुलाकात करते हुए ये उन्होंने जीत का दम भरा है। वहीं अब खबर सुपौल के सदर थाना क्षेत्र से है, जहां सदर बाजार के पास सड़क पर एक युवक का शव मिला है, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने घटना की जानकारी सदर थाना पुलिस को दी है। मामले की सूचना मिलते ही सदर डीएसपी कुमार इंद्र प्रकाश पुलिस टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और मामले में कार्रवाई करते हुए मृतक के शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजा है। पता कर हमरा पता लागले मनोज के हत्या भए गेलै। ऐसे पहिने काल्हि हम फोन केलिए रहे, गप केलिए मनोज से, कतऽ जाओ तऽ प्रदीप के यहाँ छी, तऽ ओतऽ की कहलकै हमरा दर्द छै, चोट छै, हमरा नहीं जा हेतऽ, इस ढंग के बात छै। हम कहलिए ठीके छै, तऽ तू अपना घर पर नहीं भजी, ओतऽ की करे छ? आप लोग कब पता चला? कब पता चला ऐसे घटना? सुबह 6 बजे फोन किया। एक डेड बॉडी आज सुबह मिला है, क्योंकि वहाँ पर जो लोग थे वो अज्ञात डेड बॉडी का कोई पहचान नहीं की, उनको लाया गया सदर हॉस्पिटल में। अभी उस डेड बॉडी की पहचान हुई है, उनका नाम जो है मृतक जो है, जो डेड बॉडी था उनकी पहचान की गई है, जिसमें उनका नाम मनोज यादव बताया गया है। मनोज यादव पुनर्वास के रहने वाले हैं, पुनर्वास प्रवास। तो हम लोग इसकी जो है तहकीकात कर रहे हैं, छानबीन कर रहे हैं। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। ठीक 8:30 बजे के राणा के साथ देखिए महागठबंधन से अब जेएमएम की नाराजगी।